बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी के बारे में रखेंगे, लेकिन खबर जनरेट हो रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, और ये खबर दे रहे हैं न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकास अहमद साहब। वकास अहमद साहब की खबर यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन लगातार प्रेशर में हैं, और उस प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन में अब उन्होंने शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये अहकामात दिए हैं, डायरेक्शन दी है कि आप फौरी तौर पर वाशिंगटन डीसी में एक महंगी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर करें, ताकि वाशिंगटन डीसी में हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उनको डर है कि वाशिंगटन डीसी का जो माहौल है वो अब उनके खिलाफ हो गया है, और आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि ये और ज़्यादा इनके खिलाफ हो जाएगा और इनके मफादात का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। मफादात में जो सबसे बड़ा और मरकज़ी मफाद है वो डी चौक में होने वाली 26 नवंबर की कत्लो गारत के ऊपर पर्दा डालना है। वकास अहमद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसे वाइट वॉश करना है, वाशिंगटन की मेमोरी से या आंखों से उसे ओझल करना है। इसलिए अब वकास अहमद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो उनके ज़राए हैं वो उन्हें टिप कर रहे हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई जिसमें दूसरे फ़ौजी हल्के भी शामिल थे, और उसमें एहसन इकबाल को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपने ये आईनी कह दिया, ये लॉबिंग का जो काम है ये अब आपके सुपुर्द है। एक महंगी लॉबिंग फर्म हायर करें, और उसके 2 काम होंगे। एक तो ये वाइट वॉश करना, जो कत्लो गारत की गई है डी चौक के अंदर, इसका तमाम का तमाम जो असर पड़ना है चौधरी निज़ामुद्दीन पर। ये जो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अमेरिका के अब रिचर्ड ग्रैनल हों या दूसरे तमाम इस पर सवालात उठा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में जर्नलिस्ट इस पर सवालात उठा रहे हैं। तो एक तो इसको वाइट वॉश करना, और दूसरा जो अहम काम टास्क इस कमेटी के ज़िम्मे लग रहा है, जिसको अब वकास अहमद साहब के मुताबिक एहसन इकबाल हेड करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है, जिसने चौधरी निज़ामुद्दीन की नाक में दम करके रखा हुआ है और किसी तरह से उनके काबू नहीं आ रहा। आपको वो भी बताएंगे कि आगे इनको काबू करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन के और कौन कौन से प्लान हैं। लेकिन फ़िलहाल ये काम एहसन इकबाल साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि आप एक महंगी लॉबिंग फर्म हायर करें। ज़ाहिर है उसके पैसे आप देंगे, आपके टैक्स के पैसे से वो लॉबिंग का पैसा जाएगा, और उसके ये 2 काम वाइट वॉश करना 26 नवंबर की कत्लो गारत पर, और पाकिस्तानी डायस्पोरा की ताकत को कम करना, या उन्हें इंगेज करना या मैनेज करना, या जो काम वो कर रहे हैं अमेरिका में उसके मुखालिफ जो काम करना और उसको ज़्यादा ताकत से करना, ताकि उनकी ताकत को कम किया जा सके। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एहसन इकबाल कहाँ से आ गए, तो वो आपको बता देते हैं। एहसन इकबाल साहब इसलिए अब मैदान में लाए गए हैं कि अंधों में काने राजे होते हैं। आपको पता है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते कि इन तमाम कम पढ़े लिखों में एहसन इकबाल साहब कदरे थोड़े से पढ़े लिखे हैं। खैर, उन्होंने अपनी तालीम का कभी कोई असर तो अपने ऊपर नहीं होने दिया, माजरत के साथ। मुनाफ़क़त तो उनका वही लेवल है जो ना भी पढ़ते तो वहीं रहना था, मतलब बड़े बड़ी दरसगाहों में पढ़ने के बाद भी वो हैं तो वहीं पर। याद कीजिए, मैकडॉनल्ड्स मोटरवे के ऊपर उनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी नारेबाजी हो गई थी। सैन फ्रांसिस्को से गई हुई वो फैमिली थी अमेरिका से, उनके बच्चों ने इनको किसी तरीके से कोई नारेबाजी कर दी थी। इतने ये छोटे आदमी हैं कि अगले दिन, क्योंकि इनकी हुकूमत थी, प्रेशर डालकर उन ख़वातीन को अपने घर बुलाया नारोवाल, और उनसे माफ़ी मंगवाई, और फिर बेशर्मी और ढिठाई की हद ये थी या कम ज़रफ़ी की कि उसकी वीडियो भी फिर मीडिया को जारी की कि ये देखे मेरी ताकत। तो ये बिगाड़ा इनको किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बावजूद भी। बहरहाल वापस आते हैं कि इनको अब मैदान में चौधरी साहब ने इसलिए उतारा है कि पहले चौधरी साहब ने यही ख्वाहिश की थी बाजी मरियम से
कि ये जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, आप जादूगर हैं, अल्फाज की जादूगर हैं। शहजाद अकबर साहब ने तो ये भी कहा कि आर्मी चीफ को उनकी तकरीर बहुत अच्छी लगती है और ये भी अच्छा लगता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। तो उनके जहन में यही है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं। तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि अब आप अपने कोई ख़ास लोग मैदान में उतारें या आप खुद जलवा फरोज हों और अमेरिका को किसी तरीके से हैंडल करके दें। अमेरिकी डायस्पोरा को, ये आप इतने महंगे 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 बैग्स पकड़ती हैं, कोट्स पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, तमाम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आप इस्तेमाल करती हैं, तो ये क्या बात है? पाकिस्तान में तो बेचारे लोगों को इन ब्रांड्स का, इन स्टाइल्स का इतना आम आवाम को पता भी नहीं होगा, तो अमेरिका वालों को तो पता है, तो वो आपसे मरूब क्यों नहीं होते? या शायद आर्मी चीफ ने ये सोचा होगा कि ये सब कुछ वैसा करती हैं तो अमेरिका में तो इनकी बहुत फॉलोइंग होगी, इस वजह से उन्होंने उनके ज़ुम्मे लगाया। अब उन्होंने आगे जो काम किया वो अपनी अकल के मुताबिक ही करना था। उन्होंने अपने 2 मेन प्लेयर उतारे जो एक, आप ये कह लीजिए कि सख्त डिप्लोमेसी कर रहे थे। रिचर्ड ग्रैनल, डिप्लोमेसी कहेंगे ना, वो ज़रा हार्ड डिप्लोमेसी कर रहे थे कि और तरीके से निपट रहे थे इस रजीम के साथ पाकिस्तान में, और सवालात कर रहे थे 26 नवंबर पर, इमरान खान पर, इंसानी हकूक़ पर, डेमोक्रेसी पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। और उनसे निपटने के लिए बाजी ने अपने दिमाग के हिसाब से अपने 2 प्लेयर उतारे। अब आप जानना चाह रहे होंगे वो कौन से प्लेयर हैं जो रिचर्ड ग्रैनल से हैंडल करने के लिए उतारे। एक का नाम फैसलाबाद से तलाल चौधरी है, आप मुस्कुराइए नहीं, ये सीरियस में हुआ है। और दूसरे का नाम जो है वो शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ है। अब इन दोनों ने जो स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ी थी उसमें इनको यही स्कूल के मास्टर ने बताया था कि जैसे पंजाबी का दा कहीं पे भी लग जाता है, अंग्रेज़ी में भी दा मतलब कि दी कहीं पे भी लग जाती है। तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे नून लीग में आप कहीं भी कभी भी दा लगा सकते हैं, या नून लीग का सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके दा ही लगा है और उनके कमले रमले जो ऊ की आवाज़ें निकालते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इनको यही लगा कि अंग्रेज़ी में भी कहीं भी दा लगा दो, THE वाला, और रिचर्ड ग्रैनल के साथ भी दा लग जाएगा। इसी तरह इन्होंने सोचा कि जब दी कहीं भी लग जाती है तो इन, ऑन, टू ये भी कहीं भी लग जाते हैं। तो इस हिसाब से जब इनको उतारा गया तो अंग्रेज़ी में हालात तो पतले ही थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ी में बेचारों दोनों के ज़ुम्मे ये लगा, जावेद लतीफ़ के भी और तलाल चौधरी के भी, क्योंकि ये मरियम के बहुत करीब हैं दोनों, तो दोनों के ज़ुम्मे लगा कि आप अंग्रेज़ी में ट्वीट करने और पैजो रिचर्ड ग्रैनल को, क्योंकि यही आता है बाजी मरियम को। ये बेचारे पड़ गए रिचर्ड ग्रैनल को, और इन्होंने पंजाबी वाला और उर्दू वाला और अंग्रेज़ी वाला दा शाह लगाने की कोशिश की, और इसमें जस्टिस के लफ्ज़ के साथ इन लगा दिया, क्योंकि स्कूल में और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ी का दा भी कहीं भी लग जाता है, इसी तरह इन आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। उन्होंने मेरा ख्याल लगाना पीछे था, वो आगे लग गया जस्टिस के, और वो इनजस्टिस हो गया, और उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को कहा कि आप जस्टिस की बजाय इनजस्टिस के साथ खड़े हों, और ये ट्वीट तलाल चौधरी साहब ने कर मारी। इसके बाद चिरागों में मज़ीद रोशनी कम हो गई। चौधरी साहब ने कहा कि ये आपने क्या स्यापा डाल दिया। तो अब जो अंधों में काने राजे हैं, एहसन इकबाल साहब, उनको छोड़ा गया है। वकास अहमद ने ये स्टोरी कल ट्वीट की थी, और आज उन्होंने दोबारा एहसन इकबाल को इसमें टैग किया है और कहा है कि डिनाई कीजिए मेरी स्टोरी अगर आप कहते हैं। हो नहीं सकती डिनाई, क्योंकि चंद दिन पहले जो स्टोरी मैंने आपके सामने पाक पैक को तोड़ने की रखी थी, और मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ जोकर्स को एहसन इकबाल मिल रहे हैं, और उन जोकर्स को मिलने का मकसद ये है कि उनको इस काम पर लगाया जाए कि वो एक मतवाजी पाक पैक बना सकें। पाक पैक से ये बहुत तंग है, आपको पता है कि उन्होंने बहुत शानदार डिप्लोमेसी की। अब यहाँ पर एक बात क्लियर रखिए कि पाक पैक तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, ना ही वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर कुछ भी वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टिजन फोरम है जिस पर बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए अच्छी हैं, उन पर वो काम करते हैं। अब चौधरी साहब को उनसे शदीद परेशानी है, इसलिए पाक पैक को तोड़ने के लिए
उन्होंने ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ ने आगे एहसन इकबाल साहब के ज़िम्मे लगाई। और पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने ऐसी मीटिंग्स की हैं जिसकी तस्वीर हमारे सामने है, फ़िलहाल सामने नहीं रख रहे, वक्त पड़ने पर सामने रख सकते हैं। अगर एहसन इकबाल इसे डिनाई करें तो फिर हम वो तस्वीर सामने रखेंगे। जिन जोकर्स के साथ मिले हैं हाल वही होना है। ये भी तलाल चौधरी हैं, बस इनका नाम फ़र्क है। ये हाल इन्होंने जिन अमेरिका से बुला के हीरों से आप मिले हैं, ये भी तलाल चौधरी और मियाँ जावेद लतीफ़ ही हैं। और इन्हें जब आपने वाशिंगटन में ये काम सौंपना है तो जो तमाशे इन्होंने करने हैं वो शायद आपको तलाल चौधरी और जावेद लतीफ़ भी भूल जाएं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इस्लामाबाद से आपके सामने रखते हैं। अब से चंद दिन पहले खालिद चौधरी साहब इमरान खान के वकील हैं, उनका फ़ोन गन पॉइंट पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में छीन लिया गया। लगी तो ये एक रॉबरी, लेकिन जाहिर है खालिद चौधरी साहब जो हैं, खालिद यूसुफ चौधरी, इमरान खान के केसेस को देखते हैं, जेल तवातर से जाते हैं, वहीं से वापस आ रहे थे तो उनके साथ ये डकैती कर ली गई और उनका आईफोन जो है वो छीन लिया गया। अब खालिद यूसुफ चौधरी साहब के पीछे कौन पड़ा होगा ये आपको ही पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन उन्होंने छीना, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हीं के किसी लगते लेते ने वो फ़ोन छीना होगा या किसी की आशीर्वाद पर वो फ़ोन छीना गया होगा। अब काफ़ी दिन गुजरने के बाद खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने आईफोन का जो फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है उसमें जब अपने फ़ोन को खोला तो पता चला कि उनका फ़ोन कहीं हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के इर्द गिर्द जो है वो उसका स्विच ऑन हुआ है और वो वहाँ पर मौजूद है। अब इस चीज़ ने फ़ोन तो चलें उनका छीना गया, उनके साथ रॉबरी की गई इस्लामाबाद में, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इसको तो साइड पे रख दीजिए, लेकिन जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो हिंदुस्तान में कैसे पहुँचा। हिंदुस्तान की सरहदें तो बिल्कुल बंद हैं और हमें ये भी याद है कि जनरल नदीम अंजम, जी हाँ, ISI के उस वक्त के चीफ जनरल नदीम अंजम साहब, उन्होंने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब अरशद शरीफ का जनाजा हो रहा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल हमारे कंट्रोल में है, ना कुछ बाहर जा सकता है हमारी मर्ज़ी के बगैर, ना अंदर आ सकता है। अब ये हमें समझ नहीं आ रही कि खालिद यूसुफ चौधरी का जो आईफोन है वो हिंदुस्तान कैसे पहुंच गया। चलें किसी और मुल्क का पहुंचता और इतने थोड़े दिनों में, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वाया किसी और मुल्क के वहाँ पहुंच गया क्योंकि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, तो वो जा हिंदुस्तान में स्विच ऑन भी हुआ है। तो ये क्या माजरा है, ये इधर से फ़ोन जो है वो उस तरफ कैसे पहुंच गया है, जबकि सरहदें, हिंदुस्तान की सरहद तो मुकम्मल सील है और आपके मुकम्मल कंट्रोल में भी है, और अगर नहीं है तो फिर उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात है। बहरहाल अगली जो खबर है वो कल रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसने भी आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट करके रख दिया है। और वो खबर है कि एक कैनेडियन पाकिस्तानी की शिकायत पर आर्मी चीफ ने 16 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा ली। इस पर तो हमने तबसरा पिछले व्लॉग में कर दिया, लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर उस छोटी बच्ची की वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसने तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले आर्मी चीफ से एक शिकायत की थी। और शिकायत ये की थी कि उनकी ज़मीनों पर एक वढेरा जो है वो पानी छोड़ देता है। आर्मी चीफ ने बग़ैर तहकीक किए वहीं खड़े हुए बच्ची के ये कहने पर अहकामात दिए फ़ौज के जवानों को कि आप लोग भी वहाँ पर वढेरे की ज़मीनों पर पानी छोड़ दो, और उसे सख्त मैसेज भेजा। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। ISPR ने कभी अपडेट नहीं किया कि बच्ची की ज़मीनों को, जैसे अभी 16 एकड़ पे अपडेट कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से ये ट्वीट करवा रहे हैं जिन लोगों को चंद दिन पहले आर्मी चीफ के दफ्तर से इंफॉर्मेशन लीक करके माफ़ीनामे जिनके अकाउंटों से ट्वीट करवाए गए थे, सीक्रेट एक्ट लगना है उस चोरी के काम के ऊपर, उन्हीं के से ये 16 एकड़ वाली चीज़ भी ट्वीट करवाई जा रही है। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि उस वडेरे का क्या बना, उसके साथ कुछ किया कि नहीं किया गया। ISPR ने नहीं बताया, लेकिन हमें ये बात खालिद बाठ साहब ने बताई। खालिद बाठ कौन है? खालिद बाठ किसान लीडर हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू किया था सोहराब बरकत के साथ सियासत PK पर। उसमें उन्होंने बताया कि वो जो वडेरा था वो अब मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बन गया है बलूचिस्तान का, और वो वज़ीर भी बनने जा रहा है और वजारत भी वो इसी चीज़ की मांग रहा है, पानी के महकमे की मांग रहा है और इरिगेशन की
उसको वजारत चाहिए और लग रहा है कि उसे मिल भी जाएगी। बाट साहब ने ये पैगाम आर्मी चीफ के नाम उस वक्त अपने इंटरव्यू में दिया था कि आर्मी चीफ को बताइए कि जिस बच्ची की हफाजत के लिए आपने अहकामात दिए थे, जिस वडेरे से, वो वडेरा अब इरिगेशन का ही, पानी के महकमे का ही वज़ीर बनने जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता, ISPR बता सकते हैं कि इस बात के अंदर हकीकत क्या है, लेकिन उस बच्ची की वीडियो जारी करने के बाद से अब तक ISPR मुकम्मल खामोश है, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं। अगली खबर आपके सामने मरी से रखते हैं, जहां पर शहीद अनीस सत्ती का चेहलम हुआ। शहीद अनीस सत्ती, जवां साला शहीद अनीस सत्ती को उनके वालिद के पहलू में बैठे हुए गोली मारकर, स्नाइपर से गोली मारी गई थी, शहीद कर दिया गया था। उनके शहीद वालिद की आंखों में झलकते हुए आंसू जब वो डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल आए थे, वो आप सबको याद है। फिर उन्होंने FIR की कोशिश की थी तो उनके घर के तमाम लोगों को अगवा कर लिया गया था और FIR भी नहीं करवाने दी गई थी। ये जो जुल्म की दास्तान है, ये शायद पाकिस्तानी कभी ना भूल सके। आज चेहलम पर उनके वालिद ने यह बयान दिया है कि मेरा बेटा एक नज़रिए के साथ था और वो घर में अपनी माँ को बताकर निकला था कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। शहीद अनीस सत्ती के वालिद सफारिश सत्ती साहब ने यह बताया कि उनका बेटा इस नज़रिए पर कुर्बान हुआ। उन्होंने कहा अब मैं इस नज़रिए के लिए खड़ा हूँ और जब तक इमरान खान खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं इस नज़रिए को अब फॉलो करूँगा। उसके साथ साथ अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने सफारिश सत्ती साहब के नाम एक पैगाम भेजा है और उस खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा है कि आपका बेटा तो शहीद हुआ है, अनीस सत्ती मेरे भी बेटों जैसा था, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा शहीद हुआ है। मैं इस शहीद की कुर्बानी भूलने नहीं दूंगा, मैं इसका हिसाब लूँगा और जेल से जब भी कभी रिहा हुआ मैं सीधा अनीस सत्ती की कब्र पर जाऊंगा और सफारिश सत्ती को गले लगाऊंगा तो शायद कुछ सुकून मैसर आ सके। बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक खबर है, ख़तरनाक ट्रेंड है जो आपके सामने रखना है। वो है नजम सेठी साहब का हालिया तज्जिया। अब ये जो तज्जिया है उन्होंने खुद तो किया नहीं, जैसे मैंने एक दिन पहले वो कायनात टोकरी वाली जो थी बच्ची जिसने टोकरी बनानी थी मरियम के कहने पर, और उस टोकरी में बैठे हुए एक चचा कायनात जो हैं उनके बारे में आपको बताया था कि कभी कोई ज़माना था कि वो भी दुरुस्त सिम्मत खड़े होकर रिपोर्टिंग करते थे। पूरी दुनिया उनका एहतराम उसी वजह से करती है, आज तक करती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किसी ज़माने में वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करते थे, सच के साथ खड़े होते थे, आमिर के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हुए, खांसी के शरबत का उन पर असर बढ़ता गया और उस लत में इजाफा होता गया, दिमाग के न्यूरॉन खांसी के सिरप की नज़र होते गए, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उनके ख्यालात थे, नज़रियात थे, उन पर भी कंप्रोमाइज़ कर लिए। तो कायनात की पहले वो टोकरी में बैठे और फिर टोकरी में से निकल के वो चौधरी निज़ामुद्दीन के टोकरे में बैठे। इसी तरह से नजम सेठी साहब भी बाकमाल शख्सियत हैं, बहुत उनके अंदर हुनर है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा दिमाग है, लेकिन उन्होंने भी अपना ज़मीर जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन की सेफ में, तिजोरी में कब का बंद कर लिया और सिर्फ वहाँ फ्री में नहीं छोड़ के आए, उसके बदले में जब आप किसी बैंक के पास अपनी कोई चीज़ ग्रहण में रखते हैं तो रहन में रखते हैं, ग्रहण कह दिया माजरत, रहन में रखते हैं तो वापस आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलता है। तो वो अपना ज़मीर वहाँ छोड़ आए हुए हैं और रहन में वापस उन्हें कुछ ना कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिलता रहता है। अभी जो लेटेस्ट ब्रीफिंग उनको दी गई है, चाबी चढ़ाई गई है और उन्होंने आके पाकिस्तानी कौम को ये बताया है कि ये जो जंगी जहाज़ों से हमने फ़ज़ाई जंगी जहाज़ों के साथ जो हमने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है, ये असल में हमने अजीत दोवल जो हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी थी उसको हमने अपनाया है। एक तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जो बार बार कहता था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है और जिसको पाकिस्तान बहुत तौहीन समझता था और बहुत ही रिटेलिएट करता था, अब मिलिट्री के ज़राए की ब्रीफिंग पर नजम सेठी टेलीविज़न पर बैठकर उसी सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर करने की बात करते थे या की थी या नहीं की थी, उसको आइडलाइज करवा रहे हैं, उसको आइडलिज्म का हिस्सा बना रहे हैं, बल्कि उसको काबिले तकलीद बना रहे हैं कि उसकी तकलीद की जा सकती है। और वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे हिंदुस्तान ने
सर्जिकल स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी तरीके से अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है जंगी जहाज़ों से। लेकिन आगे एक जुमला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो एयरफोर्स है, उनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है कि वो जवाब दे सकें। एक बात तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर लोगों को चुन चुन के मारा, ये जो गार्डियन की स्टोरी थी, याद है आपको, और उसके साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसको जारी कर दिया कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को चुन चुन कर कत्ल किया। और ये स्टोरी आने के बाद याद कीजिए, वहाँ पर राजनाथ ने कहा था कि घुस के मारा है, मज़ीद घुस कर मारेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद 2 दिन के बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में घुसकर फिर कत्ल कर दिया गया था। अब हमें नजम सेठी साहब ये बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है घुस के मारने वाली, ये अब पाकिस्तान ने भी शुरू की है। और वहाँ पर जो तालिबान के सरबराहान होंगे या जो पाकिस्तान तालिबान के जो इधर दहशतगर्दी करते हैं, जिसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं, ना करते हैं, ना कभी करेंगे। लेकिन इस टाइम बात सिर्फ हो रही है जो ये ब्रीफ किया गया और जिस भोंडे तरीके से ये सब कुछ अवाम के सामने पेश किया जा रहा है कि अब इस बयानिए को पेश करने के लिए पहले हिंदुस्तान के बयानिए को दुरुस्त कहा जा रहा है। वो बयानिया जिसके खिलाफ पाकिस्तान हमेशा से डट के खड़ा है और कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी इंटरनेशनल कवानीन की तौहीन है और ये घुसकर कहीं पर किसी शख्स को कत्ल करना ये भी तौहीन है। आज मिलिट्री बैक्ड ज़राए से पूरी की पूरी ब्रीफिंग लेके नजम सेठी टेलीविज़न पर बैठ के इन दोनों चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये बातें जो हैं ये हो गई हैं, अच्छा है। और पाकिस्तान भी अब वैसे ही कर रहा है। मेरे 2-3 सवाल हैं। मैंने पहले कहा कि तालिबान की जो दहशतगर्दी है उसको कभी कोई ज़ियो शऊर इंसान इंडोर्स नहीं कर सकता। जो शख्स भी हमारे बहादुर जवानों का या जो सरहद पे लड़ने वाले हमारे अफसरान हैं उनको शहीद करता है, वो ऐसे ही जैसे हमारे भाइयों को शहीद करता है, वहाँ हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये किस तरीके के तजिया निगार हैं जो जिन चीज़ों के ऊपर हम आलमी तौर पर रिएक्ट करते हैं, जिनको हम गलत कहते हैं, ये अब उन्हें आइडियलाइज बनाकर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अजीत डोवल की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और वो सर्जिकल स्ट्राइक की हो या घुस के मारने की हो। और एग्जाम्पल्स कोई शक नहीं कि खालिस्तान के लोगों की भी दी जो कनाडा के अंदर मारे गए या अमेरिका में मारने की कोशिश की गई। तो अब नजम सेठी साहब ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान करने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह, क्या वैसे ज़हीन दिमाग है हमारे मिलिट्री बैक्ड सोर्सेज का कि किस तरीके से यही बात किसी और तरीके से कही जा सकती थी। इसमें अजीत डोवल को, हिंदुस्तान की पॉलिसी को और सर्जिकल स्ट्राइक्स को और घुस के मारने को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब आप अपने काम को किसी बेहतर तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे। ये कहीं नून लीग वाला असर तो नहीं हो गया? आपने भी कहीं अपने यहाँ तलाल चौधरी और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो नहीं आगे पीछे कर लिए? मतलब क्या हो गया आपको? किस तरह की ब्रीफिंग? और नजम सेठी साहब, ठीक है, आपने अपना जो ज़मीर है उसे ग्रहण या रहन रख लिया है तिजोरी में, लेकिन आप अपना दिमाग ही इस्तेमाल कर लें कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं। ये बनती हैं बातें जो आप कर रहे हैं। रही बात आपकी कि सर्जिकल स्ट्राइक की है एयरफोर्स से, तो वहाँ पर तो आगे एयरफोर्स ही नहीं है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास तो जहाज़ ही नहीं है। तो ज़रा दिमाग पे जोर दीजिए, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान को या दूसरे मुल्कों को नहीं देगा कि वो उनके करीब आ जाएं? और जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो फिर अक्सर लोग किराए पर ले लेते हैं। तो अगर हिंदुस्तान उन्हें कहे कि ये आप हमारे को 20 जहाज़ किराए पर ले लें, अगर आप पर कोई हमला करे तो आप वापस उड़ा लीजिएगा, मैं अफ़गान तालिबान की अब बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? आज तो आप बड़ी ढींगे मार रहे हैं कि उनके पास तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है, तो मुकाबला कैसे करेंगे? तो कोई होश के नाखून ले। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो हमने कोई जवाब नहीं देना। लेकिन कोई अल्फाज बेहतर करें, कोई तरीका बेहतर करें, कोई एक्सप्रेशन बेहतर करें, बातचीत भी करें, और अगर आपको कोई फ़ौजी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है वो भी करें। लेकिन ये खुल्लम खुला चैलेंज करना, एयरफोर्स नहीं है, आप जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किसी और से उधार पे ले लेंगे, किराए पे ले लेंगे, किसी से ठेका कर लेंगे, पे हम पे हमला हुआ तो आपने वापस करना है, उनके जहाज़ ला के खड़ा कर लेंगे। अमेरिका वहाँ पर एयर बेसिस तो बना के गया है, वो अभी भी मौजूद हैं, तो एयरफोर्स बनाते उन्हें कितनी देर लगेगी जब बाहर की कुव्वतें उनके पीछे खड़ी होंगी? तो कोई होश के नाखून ले, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन मेरी समझ से बाहर है
कि ये किस तरह की बातचीत जो है वो की गई है पूरी की पूरी नजम सेठी साहब की तरफ से। ज़ाहिर है ये ब्रीफिंग उन्हें मिलिट्री बैक्ड जो सोर्सेज हैं उन्हीं से दी गई है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।